मध्य प्रदेश में पढ़ाई और सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण का कानून पास हो चुका है, लेकिन फिलहाल 14% आरक्षण ही मिल रहा है। 13% आरक्षण होल्ड पर है और वजह है प्रदेश में लागू 87-13 फार्मूला और कानूनी विवाद। लंबे समय से चल रही लड़ाई अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले नौजवान दो गुटों में बंट गए हैं, ओबीसी वर्सेस अनरिजर्व्ड अनारक्षित। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में 100 से ज्यादा याचिकाएं लगी हुई हैं, जिनमें से फिलहाल 70 ट्रांसफर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है, जबकि हाईकोर्ट में इससे जुड़ा कोई भी केस नहीं सुना जाएगा। आरक्षण लागू करने की मांग पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की और मोहन सरकार से जवाब मांगा कि आखिर 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड करने में क्या दिक्कत है। साथ ही बार बार इंदिरा साहनी केस का भी जिक्र किया, जिसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की गई है। और इस सुनवाई के बाद बीजेपी और कांग्रेस फिर से खुलकर आमने सामने आ गई है और इसी बहाने 10 सूत्र ने इंदिरा साहनी केस समेत दूसरे राज्यों में ओबीसी आरक्षण की पड़ताल की। आखिर मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण की राह क्यों और कितनी कठिन है, देखिए संजय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए। ओबीसी के परिवार के साथियों, अब जागो। और ये जो 27% आरक्षण की प्रतिबद्धता है, 14% के अलावा जो हमारे जो शेष बच्चे लोग हैं उन सबको इसका लाभ किसी मिले। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से 27% आरक्षण के लिए खून की अंतिम बूंद तक भी न्यौछावर करना पड़ेगी तो करेगी। पिछड़ा वर्ग के लिए वो स्थिति बन गई है कि वोट दे के ठगा गए। इसके पहले शिवराज जी थे पिछड़ा वर्ग के, लेकिन आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ पाए। मोहन यादव जी आए, पिछड़ों के नेता बताते। प्रधानमंत्री अपने देश के सबसे गरीब पिछड़ों के नेता बताते, लेकिन पिछड़ों को पिछड़े करते जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे सबको ज्वाइन नहीं कराए, वो 27% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण केस की ताजा सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिर कहा कि बीजेपी सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने जिनके दम पर सत्ता पाई है उन्हीं के साथ धोखा कर रही है। कुल मिलाकर सूबे में ओबीसी आरक्षण का मामला लगातार सियासी और कानूनी चक्की में पिस रहा है। ओबीसी वर्ग का आरोप है कि 2019 में विधानसभा से कानून पास होने के बावजूद सरकार पूरा आरक्षण नहीं दे रही है। 6 साल बीत गए, लेकिन मिली है तो सिर्फ तारीख पर तारीख, बस इंसाफ नहीं मिला। अब कानूनी पेंच की बात करें तो एक याचिका की सुनवाई में बीते 25 जून और 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इंदिरा साहनी केस का जिक्र किया और दर्जनों ट्रांसफर पिटीशन पेंडिंग होने की बात कहकर 27% ओबीसी आरक्षण देने में असमर्थता जताई। लिहाजा 10 सूत्र ने ओबीसी आरक्षण केस की शुरुआत से लेकर अब तक के मामलों की पड़ताल की, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 8 मार्च 2019 को कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश जारी किया, लेकिन हाईकोर्ट में केस लग गया और कोर्ट ने नीट पीजी मामले में स्टे देकर सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण का फैसला सुनाया। इसके बाद 14 अगस्त 2019 को कांग्रेस सरकार ने विधानसभा से कानून पास कराकर 27% ओबीसी आरक्षण का नियम लागू कर दिया। तब से लगातार ओबीसी आरक्षण के खिलाफ और समर्थन में याचिकाएं लग रही हैं, जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है। इनमें से करीब 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी हैं। वहीं जब ओबीसी आरक्षण विवाद की वजह से 13% पद होल्ड होने लगे तो सितंबर 2022 में कानूनी सलाह के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने एमपीपीएससी की भर्तियों में 87-13% फॉर्मूला लागू कर दिया। जनवरी 2023 से कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की भर्तियों में भी 87-13% फॉर्मूला लागू हो गया और अब इसी फॉर्मूले के तहत सभी भर्तियों के 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं, जबकि 13% रिजल्ट होल्ड किए जा रहे हैं। इस नियम के फेर में एमपीपीएससी और ईएसबी की 2019 से लेकर अब तक की भर्तियां फंसी हुई हैं, जिसका सीधा असर हजारों पदों और लाखों उम्मीदवारों पर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ताजा सुनवाई के बाद मामला गरमाया तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीडिया के सामने आए और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की बात दोहराई।
हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए। कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे, बगैर तैयारी के चाप का कागज लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को आधार पर बरसों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो कानून लेकर हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए, हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं। और ये जो 27% आरक्षण की प्रतिबद्धता है, 14% के अलावा जो हमारे जो शेष बच्चे लोग हैं उन सबको इसका लाभ किसी मिले। आज जैसे बदलते दौर में हमने अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों से लंबित फैसलों का निराकरण किया, चाहे वो प्रमोशन वाला मामला, उसी प्रकार से लंबित ऐसे विद्यार्थी जो इस चक्कर में कोर्ट के कारण से ज्वाइन नहीं दे पाए, उन सबको भी हम कोशिश करेंगे सबको ज्वाइन नहीं कराए। वो 27% आरक्षण देने के लिए मध्य सरकार प्रतिबद्ध है। जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाए कि बीजेपी जिस ओबीसी वर्ग के वोटों की वजह से सत्ता में आई है, उसी वर्ग के साथ बड़ा धोखा कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अध्यक्ष जब कानून बन गया तो लागू क्यों नहीं करें। इससे पहले की जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी तब उन्होंने, तुषार मेहता जी ने, हमारे सॉलिसिटर जनरल ने, सरकार के वकीलों ने जब ये कहा कि 13% से 27% की जो गैप है, क्या हम उसको फिलफुल करें या नहीं करें, तो कोर्ट ने जब कहा था, आज से 3 जीरो पहले की बात है, कि ये सरकार का दायित्व है, उसको क्या करना है ये कोर्ट नहीं बताएगी, हमारे तरफ से कोई रोक नहीं। दूसरी बार इससे पहले जब 25 तारीख को कोर्ट ने सीधा सरकार को कहा कि आप ये कानून जब बन गया है तो लागू क्यों नहीं करते हो, और किसने रोका है आपको, अगली हियरिंग हो जब बताना कि क्या कर रहे हो। कल जब 4 तारीख को ये सुनवाई हुई तो सीधे सरकार के वकीलों ने ये कहा कि हम इस अध्यादेश के अगेंस्ट हैं। ओबीसी के परिवार के साथियों, अब जागो, समझो आपकी ये लोग आपके कंधे पे बैठ के सत्ता में बैठे हैं और आप ही के बच्चों के भविष्य का गला घोटने में ये कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। अब आपको इंदिरा साहनी केस के बारे में बताते हैं, जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट बार बार दे रहा है। इंदिरा साहनी नई दिल्ली की एक जानी मानी एडवोकेट थी, जिन्होंने 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद लागू 27% ओबीसी आरक्षण के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई 1992 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने की थी। बेंच ने 6-3 से आदेश पारित किया था और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इंदिरा साहनी जजमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा भी दी गई थी। अनुच्छेद 16(4) के मुताबिक अन्य पिछड़ा वर्ग को सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि जाति व्यवस्था के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। चूंकि इंदिरा साहनी जजमेंट 9 जजों की बेंच ने दिया था, लिहाजा इसे 11 जजों की बेंच ही पलट सकती है। इस फैसले के बाद देश में आरक्षण बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 16(4)A और 16(4)B को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार किया और आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा के फैसले को फिर से दोहराया। कोर्ट ने क्रीमी लेयर के नियम को बरकरार रखते हुए कहा कि राज्य सरकार को साबित करना होगा कि आरक्षण क्यों जरूरी है, यानी सरकार को कोर्ट में पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की कमी और प्रशासनिक दक्षता के बारे में बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं कर पाती तो अनुच्छेद 16 में समानता का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसी कड़ी में जाति आधारित आरक्षण से हटकर केंद्र सरकार ने 2019 में संविधान में 103वां संशोधन किया और अधिनियम के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण लागू किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस केस को जनहित अभियान बनाम भारत संघ केस के नाम से जाना जाता है। 2022 में मामले की सुनवाई में 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से इस कानून को सही ठहराया, जिसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा भले ही टूट गई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संवैधानिक माना जाएगा। इस मामले में फिलहाल तमिलनाडु में दिया जा रहा 69% आरक्षण दूसरा अपवाद है। तमिलनाडु ने आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर ये सीमा हासिल की है। दरअसल 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब ये नियम बदल गया है, यानी अब 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 50% आरक्षण की सीमा बिहार सरकार भी तोड़ चुकी है, जिसमें कुल आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था, मगर पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।
फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन यहां भी इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला देकर 50% से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा दी गई। इसी तरह 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के 2018 के कानून को भी रद्द कर दिया था, जिसमें 50% आरक्षण की सीमा तोड़कर मराठों को आरक्षण देने की बात कही गई थी। ऐसे ही राजस्थान में 17 मार्च 2015 को जाट आरक्षण खत्म कर दिया गया, जो 50% आरक्षण की सीमा को पार कर गया था। राजस्थान सरकार ने जाटों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने का फैसला लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाट वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, इसलिए इन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वहीं आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने अलग से 5% कोटा रखा था, जिसे हाईकोर्ट ने 2013 में रद्द कर दिया था। अब अगर मध्य प्रदेश में वर्गवार आरक्षण की मौजूदा स्थिति देखें तो प्रदेश में फिलहाल अनुसूचित जनजाति वर्ग को 20%, अनुसूचित जाति वर्ग को 16%, ओबीसी वर्ग को 14% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिल रहा है। इस तरह कुल आरक्षण होता है एसटी 20% प्लस एससी 16% प्लस ओबीसी 14% प्लस ईडब्ल्यूएस 10%, कुल मिलाकर 60%। और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलने के बाद प्रदेश में कुल आरक्षण हो जाएगा 73%, जो इंदिरा साहनी केस के बाद तय आरक्षण की अधिकतम सीमा यानी 50% से 23% ज्यादा होगा। वहीं 2021 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में आरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए थे। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण तय करने के लिए राज्यों को 3 प्रमुख काम करने होंगे। पहला, एक आयोग बनाना होगा। दूसरा, ओबीसी वर्ग के पिछड़ेपन के आंकड़े जुटाने होंगे। और तीसरा, ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्थानीय निकाय में 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो। कुल मिलाकर राज्य सरकार असाधारण परिस्थितियों में ही 50% से ज्यादा आरक्षण लागू कर सकती है और ये असाधारण परिस्थिति खुद राज्य सरकार को साबित करनी होगी। इधर ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 51% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में इस वर्ग को सिर्फ 13.66% आरक्षण ही दिया जा रहा है। इसी तथ्य के मद्देनजर ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण की मांग कर रहा है, जबकि अनारक्षित वर्ग की दलील है कि इंदिरा साहनी जजमेंट में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय हो चुकी है, इसलिए 13% होल्ड पदों पर उनका अधिकार है। वैसे यहां हम साफ कर दें कि 10 सूत्र किसी भी वर्ग को आरक्षण देने की पैरवी या नहीं देने का विरोध नहीं करता है। हम सिर्फ तथ्यों के आधार पर बता रहे हैं कि अब तक ओबीसी आरक्षण को लेकर कब कब कहां क्या क्या हुआ है, फिर चाहे वो सियासी घटनाक्रम हो या कानूनी फैसले। बाकी ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर अंतिम फैसले का इंतजार हो रहा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।